हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। अभी सीयूटी नज़दीक आ रहा है। हम सब जानते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अभी 2 साल पहले जो शुरू हुआ है, अभी धीरे धीरे और भी ज़्यादा कम्पिटिटिव बनते जा रहा है। तो अगर हम सबको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छी रैंक वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हमको इसको क्रैक करना पड़ेगा। तो इसको क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो सकती है। अगर हम लगन से मेहनत करेंगे तो आसानी से हम कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जेएनयू और भी बीएचयू है, तो इन सब यूनिवर्सिटीज़ में आपकी एडमिशन हो सकती है। तो मैं आपका मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा इस सीयूटी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ श्री कृष्ण, मैं हूँ पूरी उड़ीसा से। तो आपको आज आज से अभी से आपके लिए मैं मैथमेटिक्स का मेंटर हूँ। तो मैथमेटिक्स में जो भी 13 चैप्टर है, 12th का ही सिलेबस ही आता है। सीयूटी में जो भी 13 चैप्टर है वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बेसिस में क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे। पूरे एग्जाम तक हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। हमारे दिया हुआ ऐसा भी कोई भी सवाल जो आपके एग्जाम में आएगा, वो सारे सवाल हम करवाएंगे। हाँ, करीब करीब मैं बता सकता हूँ कि करीब 80% सवाल हम में से आएगा जाएगा, और 20% सवाल आ सकता है बाहर से। ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है करीब 100% भी आ सकता है। अगर मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप भी वहाँ घर में कुछ मेहनत करेंगे तो कुछ हो सकता है। ठीक है, तो सीयूईटी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में सिर्फ 12th क्लास का चैप्टर एग्जाम में आता है। अभी तो आपने हाल ही में बोर्ड भी दिया है, तो आपको ताज़ा ताज़ा ज्ञान होगा। तो बोर्ड दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी से कुछ नहीं पढ़ना है, मैं तो पढ़ लिया अब डायरेक्ट जाके एग्जाम में फोड़ दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी भी जितने भी समय हमारे पास बचा है उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा रिविजन कर देंगे चैप्टर को, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बस। सीयूटी में एमसीक्यूज आते हैं, आपको पता होगा। पिछले साल के पेपर भी देखिएगा, उसके अगले साल भी पेपर देखिएगा, उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आए। मैं भी यहाँ पर सब करवाऊँगा, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। पहले साल में 14.9 लाख इतने दिए थे एग्ज़ाम, पहले जब सीटू इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर उसके बाद 20 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन कर दिए। फिर अभी आपके बारी है। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 25 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है, अगर कंपटीशन बढ़ेगा, सीट्स तो जितना है उतना ही है, सीट तो नहीं बढ़ सकता, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, मैथमेटिक्स में ये लाइन बहुत यूजफुल होता है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही सीयूटी क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हम जा पाएंगे। आप सब चाहते हैं ना एक अच्छी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी बहुत बड़ी कॉलेज में आपकी एडमिशन हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं सीयूटी में। तो मैं 13 चैप्टर आपको करवाऊंगा। 13 चैप्टर में से पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। उसको करने से पहले मैं और एक चीज़ आपको बस बता रहा हूँ। जब आप एग्जाम फॉर्म भरिएगा ना, अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स चाहते हैं तो एग्जाम जब फॉर्म भरिएगा तो उसमें से ध्यान से भरिएगा, इम्तिहान से भरिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम मिस्टेक्स कर देते हैं। पिछले 2 साल में मैंने भी देखा है, करीब करीब 8-10 बार भी लोग मिस्टेक करके करेक्शन विंडो ओपन होता है फिर करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। पूरा इम्तिहान से बैठकर हम भी एक वीडियो बनवाएंगे इसी चैनल पे कि कैसे कैसे होता है और काउंसलिंग, कैसे फॉर्म भरेंगे यूनिवर्सिटी वाइज, सीयूटी के एग्जामिनेशन फॉर्म सब हम आपको करवाएंगे। तो आप अगर खुद से भी कर रहे हैं ना तो पूरे समय लगाकर फॉर्म भरिए। ठीक है, फॉर्म भरना भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कोई भी ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें गलती ना हो। तो ऐसा फॉर्म भरेंगे कि आराम से भरेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से। तो मैं आपको बस सब्जेक्ट कम्बिनेशन बस बता रहा हूँ। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैथमेटिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन करना है तो आपको लैंग्वेज, आपको अगर मैथमेटिक्स में, अगर आपको मैथ्स ऑनर्स में करना है ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली,
ड्यू के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ड्यू में आपको मैथमेटिक्स ऑनर्स में सीट्स पाने के लिए आपको 4 एग्जाम देने पड़ेंगे। पहला है लैंग्वेज। क्या है? पहला क्या है? लैंग्वेज। अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स चाहते हैं तो आपको चाहिए लैंग्वेज। लैंग्वेज जो होता है, कोई से भी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, ओडिया, जो भी हो आपके, ओडिया, मराठी, जो भी लो आप, उसमें से सिर्फ क्वालिफाइंग होता है 33% का। आपको बस 33% लाना है और ये मार्क ऐड नहीं होगा आपके मेरिट स्कोर में, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये मार्क, सॉरी 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 सॉरी, ये फिजिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ। लैंग्वेज में आपका तो ऐड होगा ही। लैंग्वेज एक है, लैंग्वेज। फिर है आपका डोमेन सब्जेक्ट, मैथ्स ऑनर्स है तो मैथ्स होगा ही। फिर एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट्स। अच्छा, लैंग्वेज ऐड होगा, सॉरी बच्चों, टोटल 800 टोटल मार्क्स होंगे, ठीक है। कितने नंबर होगा? 800, जिसमें से लैंग्वेज हमको 200, मैथ्स 200, फिर ये जो दो डोमेन है और ये 400, ये 2 डोमेन एक एक 200 ईच होगा। तो ये जो 2 डोमेन क्या हो सकते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो सकता है, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है 2 डोमेन। और वो 2 डोमेन ऐसी होनी चाहिए जो आप 12th क्लास में पढ़े हो। अगर आप 12th क्लास में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े तो वो आपके स्कोर में ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको मैथ्स ऑनर्स चाहिए तो आपको लैंग्वेज, मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री ले लीजिए, या फिर अगर और भी कोई आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, वो भी डोमेन में ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो 12th में पढ़े हैं तो बायोलॉजी, बायो भी ले सकते हैं आप, ठीक है, बायो भी ले सकते हैं। तो आप समझ गए मैथ्स में क्या क्या चाहिए? लैंग्वेज, मैथ्स, एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं। मैथ्स और लैंग्वेज तो कंपलसरी है, मैथ्स कंपलसरी है, लैंग्वेज में कोई से भी आप ले सकते हैं, प्रेस्क्राइब्ड है कौन कौन सा लैंग्वेज ले सकते हैं, तो उसमें से आप ले सकते हैं, ठीक है, समझ गए? ओके, अभी हम आते हैं पहला चैप्टर रिलेशन में। अब ये ऐसा ही आपको भरना है, उसी हिसाब से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। अभी हम चलेंगे क्लास में। ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर क्या है? थोड़ा सा बेसिक से जाता हूँ, बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करवा दूंगा, कंसेप्ट समझा दूंगा, फिर क्वेश्चंस भी थोड़ा सा करवा दूंगा। फिर हम ऐसा भी क्लास लाएंगे जिसमें PYQs होगा, लाइव सेशन होगा, आपका डाउट क्लियर कराऊंगा, जो भी है वो सब हम करेंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड मतलब, ऑर्डर्ड मतलब क्या है? एक सीक्वेंस में होगा, एक ऑर्डर में होगा। तो ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, क्या है? सीक्वेंस। पेयर मतलब 2, पेयर मतलब 2, जोड़ी में होना चाहिए पेयर, आपकी और उनकी जोड़ी। जैसे, हंसना बंद कीजिए, यहाँ देखिए, ठीक है। तो पेयर मतलब 2, तो एनी 2 पेयर्स, किसी 2 जोड़ी को सीक्वेंस में रखेंगे तभी वो होगा ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, सीक्वेंस में है, 2 जोड़ी में भी 2 ही है, ओके। मान लीजिए ये है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2, फिर बी है, ए बी। वो अभी बोलेगा इन दोनों सेट्स में से कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। आप जरा देखिए कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, कितने? 4। कैसे? 1A एक ऑर्डर हो गया, फिर 1B हो गया, एक इसमें से एक उसमें से, ठीक है। फिर 2A 2B, ठीक है। 1 2, ये सब ऑर्डर पेयर है कि नहीं? एक सीक्वेंस में है कि नहीं? 2 है कि नहीं? तो ये हो गया ऑर्डर पेयर, बस खत्म, ओके। नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है? A क्रॉस B, वेयर ए बी एक ऑर्डर सेट, A बिलोंग्स टू A सेट और B बिलोंग टू B, तभी A क्रॉस B बनता है। यह है A क्रॉस B का क्या
डेफिनेशन तुम्हारा ऐसे ऑप्शन में भी आ सकता है, मान लीजिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कौन सा डेफिनेशन सही है, वहां पर ए देगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ये दे देगा, फिर इसके बदले में ए बी को उल्टा करते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये जो लिखा है वो लिख देगा, ये नहीं होगा। फिर तीसरे में क्या लिखेगा, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इक्वल टू ये जो लिखा है यहाँ लिख देगा, होगा क्या, ये तो ए क्रॉस बी का है, बी क्रॉस ए का कैसे हो सकता है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये तभी होगा जब एलिमेंट इक्वल होंगे, ठीक है। अभी तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर बी क्रॉस ए का भी लिख लेता हूँ, बी क्रॉस ए क्या होता है, क्रॉस ए क्या होता है, ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू, ये है बी क्रॉस ए का, ठीक है। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल टू वही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। हमको निकालना है ए क्रॉस बी, क्या निकालना है हमको, ए क्रॉस बी, कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए पहला वाला इससे, बी बिलोंग्स टू बी दूसरा वाला इससे, ठीक है, 1 ए 1 बी फिर 2 ए 2 बी, ये हो गया। देखिए आप अच्छे से देखिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी, एक है ए सेट से और दूसरा है बी से, ये हो गया ए क्रॉस बी। अच्छा, अगर हमको पूछा जाए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, अगर ए में 2 एलिमेंट है, बी में भी 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट आए, तो निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितने एलिमेंट है 2, इसमें है 2, इसमें भी है 2, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2, अभी हम उसके बाद बता दो 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। ऐसा भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अच्छा, रिलेशन, रिलेशन क्या है, अभी हम चैप्टर में आए 12th में, तो रिलेशन क्या है बताइए, रिलेशन आपके चाचा चाची के साथ आपका रिलेशन, आपके माता पिता के साथ आपका रिलेशन, और उनका रिलेशन, उनका या उनकी रिलेशन, जो भी है, तो रिलेशन इस तरह से होता है। मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या है, कोई खुद से भी रिलेशन कर सकता है, रिलेशन ए टू ए, यानी खुद से भी खुद तक रिलेशन कर सकता है, या फिर खुद से दूसरे तक, ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी भी हो सकता है, या फिर ए टू ए हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ए रिलेशन ए टू बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हमको ये पता है ए क्रॉस बी में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी में अगर मान ली ए क्रॉस बी में सारे एलिमेंट आ जाता है, तभी जो भी रिलेशन आएगा उसमें वो उसका सबसेट होगा। जैसे कि बस मैं अभी यही बता रहा हूँ, एक लेंगे हम ए क्रॉस बी, पिछले में कितना आया था, ए क्रॉस बी इक्वल टू मान लीजिए 1 2 सॉरी 1 ए 2 बी 2 ए 1 बी, ठीक है। तो अगर 1 ए और 1 बी, हम सिर्फ इन्हीं दो को ले, हम 1 ए और 1 बी इन दो एलिमेंट को ले, और ए क्रॉस बी में देखिए 1 ए 1 बी है कि नहीं, 1 ए 1 बी है,
तो ये ए क्रॉस बी में जितने सारे एलिमेंट आए ये उसका सबसेट हुआ कि नहीं? सबसेट मतलब ये सब उसमें है कि नहीं? ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमेशा ए टू बी में जितने रिलेशन होते हैं उसका सबसेट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट करने की, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 to the power n। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। ये एग्जाम में अक्सर आते हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज आएगा सीयूटी में, तो ये आ सकता है। 2 to the power n क्या है? अगर n की वैल्यू हमको पता है, 2 to the power n करके उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, हो गया। अच्छा, और एक चीज, अभी ये जो बता रहा था अभी, अगर एलिमेंट है ए सेट में m, बी सेट में है n, तो a क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए? m मल्टीप्लाई n, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने एलिमेंट होगा उतना। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या पूछा जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा? वही, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो पता चलेगा कितने रिलेशन कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हम लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, क्या हम लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इन नहीं, ऑफ लिख दो। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, उसका भी फॉर्मूला क्या है? m मल्टीप्लाई n। अगर तुम्हें ये दो चीज पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी में कितना है, दोनों मल्टीप्लाई करना है, दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, दोनों सेट में जितने हैं। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, उसमें भी वही करना है। तो तीन चीज, ये दो चीज आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। इसमें आ सकता है मल्टीपल चॉइस में, ये भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या करेंगे हम? टाइप्स ऑफ रिलेशन, और फिलहाल तो मेनली हम यहाँ से पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये पढ़ते हैं। इक्विवेलेंस भी, ये तीनों जो जो सेटिस्फाई के वो इक्विवेलेंस होता है, वो हम पढ़ते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा और बेसिक से पढ़ना चाहता हूँ, याद रख लीजिए, याद रखने में कोई जायज नहीं है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल पहला वाला रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि हर एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ, मतलब सब सबके साथ रिलेट करेंगे। यूनिवर्सल मतलब सब सबके साथ रिलेट करेंगे, तभी उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि मान लीजिए ए या भी ए, ठीक है, यहाँ है 1 2, ये इसके साथ भी करेगा, ये इसके साथ भी करेगा, ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ। ठीक है, तभी होगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, सब सबके साथ रिलेट हुए कि नहीं हुए, तो इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा, फिर आता है एम्प्टी रिलेशन। क्या आता है? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब रिलेशन में कुछ एलिमेंट ही नहीं बचते, उसको बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। कोई किसी से रिलेट ही नहीं कर पाता, तो वो, मान लीजिए मैं यही ले लेता हूं, ठीक है, ये एम्प्टी रिलेशन, ये दो है। ठीक है, मैं भी लिखूंगा फाइंड एनी रिलेशन, फ्रॉम ए टू ए वेयर a प्लस बी इक्वल टू 9, a प्लस बी इक्वल टू 9। देखिए, इनमें से किसी दो को भी प्लस करने के बाद 9 हमको मिल सकता है क्या? किसी से भी 1+2, 1+2, या फिर 2+2, किसी को भी प्लस करो, हमको मिलता है क्या? 9 मिलता है क्या? मतलब हमको कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जो दोनों को प्लस करके 9 मिले, तो इसको बोलते हैं हम एम्प्टी। अगर कहाँ पर नहीं मिले, एम्प्टी का मतलब क्या है? खाली। तो यहाँ पर रिलेशन ही खाली है, तो क्या मिलेगा हमको? कुछ नहीं। तो ये हो गया एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन वो है
जहां पर एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ये है मेन चीज। एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, सिर्फ खुद के साथ ही रिलेट करेगा, किसी दूसरे के साथ रिलेट नहीं करेगा। मैं सिर्फ अपने भाई के लिए सोचूंगा, दूसरे के भाई के लिए मैं नहीं सोचूंगा। ठीक है, हो सकता हूं मैं स्वार्थी हूं, लेकिन मैं खुद के लिए ही, खुद के परिवार वालों के ही सोचूंगा। ठीक है, तो ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, जो खुद के साथ ही सिर्फ रिलेट करेगा। अच्छा, ये देखो मैंने एग्जांपल लिया है, क्या है? देखो ये दो, ये इससे 2 2 से 3 3 से, मतलब खुद से ही रिलेट कर रहा है। 2 खुद से ही रिलेट कर रहा है, 1 खुद से ही, 3 3 से। अभी इसको क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है? एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट में चले। नेक्स्ट में अभी यहां से ध्यान से देखना, ठीक है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation R in set A is called reflexive if A belongs to R for every A belongs to A, R related to A for all A belongs to A। अच्छा, वो बोल रहा है कि उसमें क्या था, आइडेंटिटी में क्या था? एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, इसमें को इसको हम और एक तरह का लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट related to itself, every element related to itself, बस, ओनली नहीं है ये। इसका कंडीशन ये है सिर्फ वो मुझसे तो रिलेट करेगा ही, वो किसी और से अगर रिलेट कर रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो मुझसे रिलेट तो करेगा ही, वो अपने परिवार वालों के लिए सोचेगा ही, वो किसी दूसरे के लिए सोच रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी में क्या था? वो सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए ही सोचेगा। ठीक है, दूसरों के लिए नहीं सोचेगा। इसका क्या है रिफ्लेक्सिव का? वो मेरे बारे में तो सोचेगा ही, ये तो 100% कंफर्म है, लेकिन वो दूसरे के बारे में भी सोच सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बोलता है। उस तरह एक एग्जांपल लिए हम 1 2 3, अगर ए 1 2 3 है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या क्या है? 1 1, देखो 1 1 खुद से खुद को रिलेट कर रहा है, 2 2 खुद से खुद को, 3 3 खुद से खुद को, और एक है 1 2 2 2, सॉरी 1 2 2 3, ये भी खुद से खुद को रिलेट कर रहे हैं। कैसे? ये एक एग्जांपल है, 1 2 और 2 3, देखिए कहाँ हो गया, ये है एग्जांपल। एक सेकेंड बच्चों, अच्छा, तो ये एक एग्जांपल है, उसे खुद से भी रिलेट कर रहा है, 1 1 से 2 2 से, मतलब एवरी एलिमेंट खुद से भी रिलेट कर रहा है। मैंने अभी क्या बताया? एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो इटसेल्फ रिलेट कर रहा है कि नहीं? 1 1 से भी रिलेट कर रहा है, 2 2 से भी, और 3 3 से भी रिलेट कर रहा है। उसके अलावा 1 2 से भी रिलेट कर रहा है, 2 2 से भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया कि इटसेल्फ ओनली नहीं है, आइडेंटिटी की तरह ओनली नहीं है, ये खुद से रिलेट करेगा और बाकी किससे भी रिलेट करे उससे कुछ लेना नहीं। ठीक है, समझ गए? तो देखो 1 1 से भी रिलेट करे, 1 2 से भी रिलेट कर रहा है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? 1 1 से तो रिलेट करेगा ही, खुद से तो रिलेट करेगा ही, फिर 1 2 से करे, 3 से करे, उससे कुछ नहीं। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर यही पर मैं बता दूं, अगर 1 2 और 2 3 नहीं होगा
मान लीजिए ये वाला और ये वाला भी नहीं होगा तो 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा। ये दोनों नहीं होंगे तो भी, लेकिन अगर 1 1 2 2 3 3 में से कोई एक भी मिसिंग रहा तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। समझे? अगर खुद से रिलेट करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उस सेट में तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये तो जरूरी है कंडीशन के हिसाब से कि 1 1 2 2 और 3 3 1 2 3 है ना सेट, तो खुद से रिलेट तो करेगा ही। फिर बाकी जो भी है ये दो है एडिशनल चीज, ये रखे या नहीं रखे उससे कुछ लेना नहीं। ठीक है, ओके। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? A relation R in set A is called symmetric if AB belongs to R and BA belongs to R for every AB belongs to A। वो क्या बोल रहा है? अगर AB belongs to R है तो AB belongs to R। तो इसका मतलब क्या है? अगर AB का A और A सॉरी एक मिनट, AB का ऑर्डर इक्वल होगा किसके साथ? BA के साथ। इसका मतलब क्या है? इफ A रिलेटेड टू B देन B ऑल्सो रिलेटेड टू A। ये होगा कि नहीं होगा? अगर A B और BA के ऑर्डर इक्वल हुए तो A रिलेटेड टू B होगा तो B रिलेटेड टू A होगा, तभी इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। उल्टा अगर A B इक्वल टू B A है, हमने कम्यूटेटिव में पढ़ा था पिछले क्लास में, तो ये इट सीम्स टू दैट टाइप ऑफ ऑल्सो। तो अगर ए बी इक्वल टू बी ए हुआ तो हम उसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। उसी तरह अगर ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू बी रिलेटेड टू ए हुआ उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? 1 2 4 एक सेट है, ठीक है। तो अगर 1 2 4 सेट है उसमें से कुछ रिलेशन दिया है, क्या? 1 2 2 1। देखिए 1 2 है, ए बी है तो बी ए बी है, ठीक है, ओके। फिर 4 1 है, फिर 1 4 भी है, तो ये हो गया। अगर ए बी है तो बी ए बी है, अगर सी डी है तो डी सी भी है, तो ये सेटिस्फाई किया, तो ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। समझे? नेक्स्ट, अच्छा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। वो इसका मतलब क्या है? वो बोले अगर ए बी से रिलेट कर रहा है और बी सी से रिलेट कर रहा है तो इनडायरेक्टली ए सी से भी रिलेट करेगा। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है तो ए सी से भी रिलेट करेगा। ध्यान से दिमाग में बैठा दो, तभी होगा ये ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो ए 1 2 3 4 है, ठीक है। तो 1 2 2 3, देखो अगर 1 2 से रिलेट कर रहा है और 2 3 से रिलेट कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 से रिलेट कर रहा है और 2 3 से रिलेट कर रहा है। यहाँ पर ए ये है, बी ये है और सी ये है। मैंने अभी क्या बताया? अगर ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू बी, फिर बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, मतलब 1 रिलेटेड टू सी होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखिए 1 रिलेटेड टू सी यानी 1 3 है यहाँ पर, ये ट्रांजिटिव हुआ। अगर ए रिलेटेड टू बी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, कोई भी सवाल आप मिस मत करिए, 100% आपका देके आइए और अच्छी यूनिवर्सिटी आपके लिए तैयार होगी, अच्छी कॉलेज में आपकी एडमिशन होगी और एक बहुत बेहतरीन कैरियर आपका होगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है तो इनडायरेक्टली ए रिलेटेड टू सी हो जाएगा, तभी हम उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। देखिए अगर ए बी से रिलेटेड है फिर बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से रिलेटेड 1 3 है कि नहीं? तो है, तभी तो ये पूरा सेट हो गया क्या? ट्रांजिटिव। अगर ये वाला नहीं होता तो ये ट्रांजिटिव बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ए सी ही नहीं है, ओके। ये था रिलेशन का पार्ट। अभी हम पढ़ेंगे फंक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? फंक्शन। फंक्शन क्या है? अ रिलेशन ए टू बी इज ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू बी। ये क्या बोल रहा है? अगर एक
रिलेशन ए टू बी सेटिस्फाई कर रहा है, ए टू बी कुछ भी रिलेशन है, ठीक है, चाहे दोनों रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी रिलेशन हो, तो एवरी एलिमेंट दूसरे सेट के एवरी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे हम फंक्शन। अभी यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, देखिए एवरी एलिमेंट, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ठीक है, इसका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा है। 1 सी से रिलेट कर रहा है, 2 बी से रिलेट कर रहा है, 3 सी से रिलेट कर रहा है, यानी कि इसका एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इसमें रिलेट नहीं कर रहा है, हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ तो रिलेट कर रहा है ये, तो इसका कंडीशन यही है, अगर हर एलिमेंट दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेट करे, इसको हम बोलेंगे क्या, फंक्शन। क्या हम बोलेंगे, फंक्शन। अच्छा, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या है, इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ये ऐसा तुम्हारा बोर्ड में तुमने ऐसा भी दिया होगा, जो एफ ऑफ एक्स x1 = x2 करके जो निकाला होगा, तो ये है वन वन फंक्शन, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। तो वन वन फंक्शन इंजेक्शन का क्या क्या है, अगर ऐसा भी एग्जाम आ गया, वन वन का क्या अलग नाम हो सकता है, सजेक्शन, इंजेक्शन, इनटू 1 2, तो हम क्या लिखेंगे, इंजेक्शन, ठीक है। तो वन वन क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। ये क्या बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट का जो इमेज होगा वो किसी दूसरे का इमेज नहीं हो सकता। कैसे, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ये देखिए, ये वन वन के लिए समझा रहा हूँ। ए, ये है बी, यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ है ए बी सी। वो बोल रहा है 1 ए से रिलेट करेगा, 2 सी से, 3 बी से, ठीक है। सपोज ये ऐसे रिलेट कर रहा है, तो ये देखिए ये क्या बोल रहा है, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज। यहाँ पर 1 ए से रिलेट कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर 1 बी से भी रिलेट कर दिया तो बी का भी इमेज हो जाएगा 1 और ए का भी इमेज हो जाएगा 1, लेकिन ये ऐसा नहीं बोल रहा है, हर एक का इमेज डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ए का इमेज हुआ 1 और 1 किसी दूसरे का, बी सी का भी इमेज तो नहीं है बिल्कुल, तो इसी सेट में, किसी एक सेट में एक ही इमेज किसी एक के साथ ही रिलेट होगा, तो डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। इसमें से कोई किसके साथ, कोई दो एलिमेंट किसी का इमेज नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो गया तो वन वन नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वन वन हो गया, ठीक है, समझ गए, डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेज। और मान लीजिए कि अगर ऐसा रिलेट हो गया कि एक एलिमेंट का 2 इमेज हो गया, तो क्या होगा, वहां पर होगा मेनी वन। डिफरेंट एलिमेंट हैज सेम इमेज, डिफरेंट एलिमेंट हैज सेम इमेज, तभी हम इसको बोलेंगे क्या, मेनी वन। देखिए इसी में समझा रहा हूं, यहां पर 1 बी पे ले आइए, ठीक है, और 3 सी पे ले आइए। ये देखिए बी का, बी और ए का, इन दोनों एलिमेंट का एक ही इमेज है, वो है 1। ए और बी दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इमेज क्या है, 1 ओनली, 1 है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। क्या बोलेंगे हम, मेनी वन फंक्शन। अगर डिफरेंट एलिमेंट का इमेज इक्वल आया, सेम आया, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ऑन टू फंक्शन क्या है, एवरी एलिमेंट हैव एटलीस्ट 1 प्री इमेज। क्या होगा, हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ प्री इमेज तो होगा ही। मान ये मैं एग्जांपल के तौर पर ये लिया हूं, 1 ए से रिलेट कर रहा है, 2 सी से रिलेट कर रहा है, 3 डी से रिलेट कर रहा है, 4 बी से रिलेट कर रहा है, तो देखिए ए बी सी डी का कुछ ना कुछ है कि नहीं, है प्री इमेज है कि नहीं। अगर मान लीजिए हम इनमें से इसको हटा दें, क्या, 4 को बी से रिलेट ही ना करें, सॉरी, को बी से तो बी से रिलेट नहीं होगा, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 इस एलिमेंट बच गया ना, तो इसका तो कोई प्री इमेज नहीं बचा,
ठीक है। तो वो बोल रहा है कि एटलीस्ट वन प्री इमेज, तो एटलीस्ट वन प्री इमेज इसका मतलब वन से ज्यादा हो सकता है। हम यहाँ पर ये जो वन प्री इमेज है इसका और भी ज्यादा हो सकता है। ये वन सी से भी रिलेट कर रहा है, तो ए और सी का दोनों का हो गया ये प्री इमेज। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन तो होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बी का कोई भी प्री इमेज नहीं है, 1 2 3 4 में से कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो वो ऑनटू नहीं होगा। अगर सारे एलिमेंट का कुछ ना कुछ एटलीस्ट वन प्री इमेज होगा, वन, एक से ज्यादा तो हो ही सकते। अगर एटलीस्ट वन भी है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑनटू फंक्शन। एवरी एलिमेंट हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज, तो उसको बोलेंगे हम ऑनटू फंक्शन। ठीक है। अच्छा, फिर आता है बाइजेटिव फंक्शन। बाइजेटिव फंक्शन क्या है कि अगर बोथ वन वन हो और ऑन टू हो, वन वन हो ऑन टू हो, यानी अगर खुद से खुद को डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेज हो सकता है, या फिर हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे बाइजेटिव फंक्शन। ऑन टू प्लस वन वन होता है, उसको बोलते हैं हम बाइजेटिव फंक्शन। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में इतने तक था। अभी हम थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ये चैप्टर अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे चीज, बहुत सारे कंसेप्ट हमने कर लिए। और एक चीज बस ये कराने से पहले मैं बस और छोटा सा चीज के बारे में मैं बस बता रहा हूँ आपको। एक जो है ना आपके आपके है इक्विवेलेंस क्लास। क्या है आपके इक्विवेलेंस क्लास के बारे में थोड़ा सा बस बताना चाहता हूँ। क्या है इक्विवेलेंस क्लास? इक्विवेलेंस क्लास क्या है ये पढ़ लेते हैं, ऐसा भी आ भी सकता है, क्या पता। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या है, एफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स रिलेटेड टू ए और एक्स ए बिलोंग टू एक्स ए बिलोंग टू, ये होगा इक्विवेलेंस क्लास। कैसे, अभी हम अगर एग्जांपल करेंगे तो समझ में। हम दो सेट लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें लेंगे 1 2 3, इसमें लेंगे 1 2 3, ठीक है, 2 3 सेट लिए। तो हम एक ऐसा लेंगे कि रिलेशन क्या होगा कि a माइनस बी इज इवन। क्या होगा, a माइनस बी इज इवन। a माइनस बी इवन देख रहे हैं हमको, ठीक है। ए बी कोई से भी दो एलिमेंट हो सकता है, इसमें से इसमें से, ठीक है। तो इसमें से a माइनस बी इवन होगा। मान लीजिए ये 1 2 3 ऐसे ऐसे चलता गया, ऐसे ऐसे चलता गया, मान लीजिए 20 तक गया, ये भी 20 तक गया, ठीक है। तो a माइनस बी इवन, ठीक है, 1 से शुरू करते हैं, ठीक है, 1 से शुरू कर, ऐसे ऐसे लिखा जाता है बैलेंस क्लास को। अगर 1 से शुरू करेंगे, देखिए a माइनस बी यानी 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो 1 इसका एक होगा कि नहीं। अच्छा, फिर 1 माइनस 2 -1, -1 तो इवन नहीं है, तो ये नहीं जाएगा। फिर 1 माइनस 3 -2 इवन, तो क्या होगा 1 3। फिर उसी तरह 5, ऐसा करके आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ आपको समझ में आ गया। 5 7 9 ये जो सब है, तो ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास 1 का। इक्विवेलेंस क्लास 1 निकालते कैसे समझ में आ गया। आपको दिया होगा ये कंडीशन, कुछ भी मान लीजिए यहाँ a प्लस बी इज ऑड दिया होगा, कुछ भी दिया होगा ना, ऐसा नहीं तो यही सवाल ही आएगा वहां पर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, 2 का, तो 2 माइनस 1 कितना 1, तो ये नहीं होता है। 2 माइनस 2 0 हो गया इवन, तो 2 हो गया। फिर 2 माइनस 4 2 होता है, -2 होता है, तो ये भी इवन हो गया। फिर 6, ऐसा ऐसा चलता गया। ये सारा ऑड आएगा, ये सारा इवन आएगा। आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए और भी बाकी नहीं लिख रहा हूँ। तो इक्विवेलेंस क्लास 1, इक्विवेलेंस क्लास 2 इस तरह से आते हैं। तो उसी तरह हम इक्विवेलेंस क्लास 3, इक्विवेलेंस क्लास 4 ये सब भी निकाल सकते हैं। ओके,
चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरे बहुत सारे सवाल। ओके, रिलेशन फंक्शन, रिलेशन का ये सवाल है। द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 गिवन बाय 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3। सॉरी, ये 1 नहीं है, ये बोले रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के ट्रांजिटिव क्या है। पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? अगर 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 खुद से खुद को रिलेट करेगा। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव का क्या था डेफिनेशन? एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ यानी 1 2 सॉरी 1 1 4 4 3 3 2 2 कहाँ गया? 2 2 4 है, तो ये रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर दिया, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा ही। फिर देखना है हमको सिमेट्रिक। सिमेट्री देखिए, अगर 1 2 है तो 2 1 है कि नहीं? है नहीं, तो 1 2 है। अगर ए रिलेटेड टू बी होता है तो बी भी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसके लिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होगा तो क्या कौन सा ऑप्शन कट गया? कौन सा इक्विवेलेंस कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अच्छा, दो ऑप्शन कट गया, ऐसे ही एलिमिनेट करके हम निकाल सकते। फिर देखते हैं ट्रांजिटिव होता है कि नहीं। देखिए 1 2 है और 2 2 है, ए बी से रिलेट कर रहा है और बी बी से रिलेट कर रहा है, तो ए बी से तो रिलेट करेगा ही, 1 2 तो है ही। अच्छा, तो और क्या है? देखिए 1 3 से रिलेट कर रहा है और 3 3 से रिलेट कर रहा है, तो 1 3 है। 1 3 से रिलेट कर रहा है और 3 2 से रिलेट कर रहा है, तो 1 2 है क्या इसमें? देखिए यहाँ पर है 1 2, तो ये ट्रांजिटिव सेटिस्फाई कर रहा है। ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से, याद करिए मैं क्या बोला था, ए अगर बी से रिलेट कर रहा है और बी सी से रिलेट कर रहा है तो इनडायरेक्टली ए रिलेटेड टू सी, तभी हम उसको बोलेंगे क्या? ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो रहा है? ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, ठीक है। कहाँ लिखा है ये वाला? ये वाला रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, ऐसे ही देखना है। ऐसे पहले में देख लिया सिमेट्रिक नहीं हो रहा है तो हम पूरा ये वाला लगा देंगे सी बी, ठीक है। अच्छा, इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी देन ए रिलेशन ए बी बी ए ऑन एज। अच्छा, ए बी सी डी है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए। क्या था कंडीशन? एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो ए है लेकिन बी से रिलेट नहीं है, सी भी नहीं है, डी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं सिमेट्रिक वाला। ए बी है और बी ए है और ए, सिमेट्रिक हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? ए रिलेटेड टू बी भी हो रहा है, बी रिलेटेड टू ए भी हो रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो सकता है। देखते हैं ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं। अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए है, तो ए रिलेटेड टू ए, ट्रांजिटिव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ए रिलेटेड टू एनीथिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू ए, तो ए रिलेटेड टू ए ये भी है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। Let A and B be finite sets containing m and n elements respectively. The number of relations that can be defined from A to B. अच्छा, वो बोल रहा है कि A to B एक रिलेशन है, M है इसमें एलिमेंट, B है, B में है n एलिमेंट, तो कितने रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं? याद कीजिए मैंने क्या क्या बताया था, मैंने यहां पर लिखवाया भी था आपको, ठीक है। ये देखिए, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है? एम एन, एम मल्टीप्लाई एन। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है? एम मल्टीप्लाई एन, ठीक है। तो क्या होगा ये? एम मल्टीप्लाई एन यानी एम एन, समझ गए?
अगर नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है तो इस दोनों को बस मल्टीप्लाई कर, एम एन की जगह अगर मान लो 2 3 होगा तो 2 3 को मल्टीप्लाई करके हमको 6 भी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अच्छा, मिस्टर श्याम एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2024। हम सबको पता है अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो उसी के चलते मैं ये सवाल आया हूँ आपके लिए। तो अगर मिस्टर श्याम को वोट देना है 2024 में, तो इनमें से कौन सा रिलेशन उनके साथ होगा, वोट देना ही है उनको, ठीक है। तो कौन सा रिलेशन उनके लिए सही बैठेगा, ठीक है, हम उसको देखेंगे। नीचे से चलते एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, वो बोल रहा है एलिजिबल वोटर ऑफ इंडिया। एलिजिबल तो 20 साल का लड़का भी होगा, ठीक है। अगर 20 साल का लड़का वोटर आई कार्ड ही नहीं क्या होगा, वोटर में आप पंजीकृत ही नहीं किया होगा, तो वोट दे सकता है क्या? उसके लिए वोटर आई कार्ड की जरूरत है कि नहीं? एक वोटर नंबर होता है, लेकिन एलिजिबल तो है वोट देने के लिए, लेकिन उसके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो नहीं होता है, तो इसके लिए इसमें वो नहीं जा सकते, इनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा ना, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। फिर है ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इसमें भी वैसा ही कंडीशन आ रहा है, अगर सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया वोट देंगे तो उसमें कुछ तो ऐसे होंगे जिनके पास वोटर आई कार्ड नहीं हो, कुछ का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं हो, ठीक है। तो सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया वोट नहीं दे सकते, उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अभाव से। फैमिली मेंबर ऑफ मिस्टर श्याम, उनके फैमिली में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे जो अभी बिलो 18 होंगे, तो वो थोड़ी ना वोट दे सकते हैं, तो उसमें मिस्टर श्याम आ सकते हैं क्या? उस रिलेशन में नहीं आ सकते। फिर आया ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट, एलिजिबल वोटर्स जो वोट दे सकते हैं, जो दे सकते हैं मतलब इनके पास ये तो एलिजिबल है वोट देने के लिए, इनके पास वोटर आई कार्ड भी है, वो वोट देंगे भी, तो उसमें से श्याम आ सकते हैं, श्याम मिस्टर श्याम। तो ऑप्शन क्या होगा? इस तरह केस बेस्ड आ सकता है, बहुत बेहतरीन सवाल है आपके लिए, अभी भी इलेक्शन भी आ रहा है तो उसके मद्देनजर नजर ये भी बहुत अच्छा सवाल है, तो आप सब कर सकते हैं। ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट, इसमें से आएगा रिलेशन उनका इसी के साथ ही होगा, अगर इसमें उनका नाम है तो तभी वो जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते, ऐसा हम मान सकते, ठीक है। अच्छा, ये आज का आखिरी सवाल, ठीक है, कोई घबराना नहीं है, हम बहुत अच्छी तरह से और भी सवाल कराएंगे, मैं बहुत पीवाईक्यूज लाऊंगा, इंपोर्टेंट सवाल लाऊंगा, क्वेश्चंस लाऊंगा, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। इफ r रिलेटेड टू r इज डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू fx minus 1/4, क्या है? fx minus 1/4, ठीक है, ये है f of x। तो ये है, वो बोल रहा है इंजेक्टिव है कि नहीं, इंजेक्टिव के लिए मतलब 1 1 है कि नहीं, अगर 1 1 है, देखते हैं 1 1 है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? हम याद कीजिए कैसे कर रहे थे आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो अगर एफ ऑफ एक्स इतना है तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। तो x की जगह x1 बस पुट कर देंगे, ठीक है, 5x1 minus 1/4 इक्वल टू 5x2 minus 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। क्या हो गया? 4 4 कैंसल, 1 1 कैंसल, तो इसमें से हमको ये पता चलेगा x1 इक्वल टू x2, तो ये इंजेक्टिव हुआ कि नहीं? अगर 1 1 रिलेशन पता चल जाता है x1 x2, तो ये दोनों इक्वल है, तभी तो हम पता चलेगा ये दोनों 1 1 रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ये तो इंजेक्टिव हो गया। अगर हमको पूछा जाएगा इसी में से कि ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? वो इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव यानी ऑन टू, मैंने वहां एक भूल गया था, ऑन टू यानी सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑन टू यानी सब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसको सब्जेक्टिव दिखाने के लिए तुम्हें बस इतना करना पड़ेगा, यही बस शॉर्टली बता रहा हूं, तो y पुट कर दो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो रहा है कि नहीं, मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है तभी इसका ऑन टू सेटिस्फाई होगा। y इक्वल टू एफ एक्स करके y इक्वल टू एफ एक्स कर दो, y इक्वल टू 5x minus 1, फिर यहां पर x को y की टर्म में ले आओ, क्या होगा? 4y plus 1 डिवाइडेड बाई 5, 4y plus 1 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू x, हाँ या ना?
ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या चाहिए, ऑन टू के लिए क्या चाहिए, हर एक का एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए कि नहीं, हर एक का एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए कि नहीं। मान लीजिए एक्स कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, तो वाई भी हम कोई भी रियल नंबर पुट करें, आंसर वही रियल नंबर में ही तो आएगा ना, ये पूरा आंसर रियल नंबर में ही तो आएगा, हाँ या ना। यहाँ पर वन, मान लीजिए वाई की जगह हम वन पुट कर दिए, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई की जगह अगर अगर हम वन पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 4+1/5, तो 5/5 1, यह भी वन हो गया, तो वन का इसके साथ रिलेट हो सकता है, तो इसका भी एक प्री इमेज हो गया। तो अगर ये रियल नंबर है वो भी रियल नंबर है, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, दोनों का प्री इमेज भी बन रहा है, तो ये ऑन टू भी है। अगर दोनों है, ये ऑन टू भी है विथ वन वन भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या हम बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये चैप्टर के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, ठीक है। बाकी और जो भी है मैं धीरे धीरे सारा कंसेप्ट समझाने के बाद आप सबको और क्वेश्चन भी कराऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज कराऊंगा, पीवाईक्यूज कराएंगे, जैसे कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सके, ठीक है। आपका कैरियर बहुत ही लंबा हो, ठीक है। इतना बोलकर मैं इस चैप्टर की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।